everyone to this channel. This is Manisha Upadhyay. In this video, we are going to discuss about the chapter number 2 of social science, that is nationalism in India. In this chapter, we are going to discuss about First World War, Khilafat movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, and how this movement affect the Indian citizen. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जो चैप्टर का नेम है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलिज्म एंड नेशनलिज्म। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि डिफरेंस क्या होता है नेशनलिज्म और पेट्रोलिज्म के बीच में। देखिए, नेशनलिज्म वो पर्सन होते हैं, वो उस चीज में बिलीव करते हैं जो अपने देश के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते या फिर कुछ भी नेगेटिव एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक रियलिटी है दैट इज पॉवर्टी सेक्टर, ठीक है, कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो नेशनलिज्म फीलिंग होगी वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी नहीं इसको हम स्वीकार नहीं करते, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। दिस इज नेशनलिज्म। अगर मैं पेट्रोलिज्म की बात करूं तो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उनको लेकर उनको एक्सेप्ट कर कर उनमें सुधार करने की बात करते हैं पेट्रोलिज्म। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रोलिज्म। जो चैप्टर का नाम है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर नेशनलिज्म कैसा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है गुलाम रह चुका है, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हुकूमत के अंदर रह चुके हैं, हमारा देश कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिश पावर की। लेकिन जो फर्स्ट फेज था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर आई उस टाइम पर जो चीजें हुई वो चीजें डिफरेंट थी बिफोर द फेज स्टार्ट फ्रॉम दी नेशनलिज्म। देखिए, भारत के अंदर जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार इंडिया के अंदर आई, लोगों ने जो है उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट किया, लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया। जो फीसेंट या फार्मर है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा इम्पोज किया। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसे थी कि लोगों ने उसके विरोध जो है उसके अगेंस्ट में कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ इंडिया के अंदर, ऐसी कौन सी सिचुएशन इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुई कि लोगों के अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई कि नहीं, नाउ इट्स हैविंग टाइम हैज बीन कम कि हमें जो है अब आवाज उठानी है और इसके खिलाफ बोलना है। तो ऐसी कौन सी चीज हुई थी कि जिस वजह से हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो फीलिंग डेवलप हुई कि हमें अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम चीजें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम आवाज उठाएंगे। यही है आपका चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं थोड़ा सा बिगिनिंग से, थोड़ा ब्रीफ पीरियड से स्टार्ट करेंगे और फिर चीजों को आगे लेते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से। हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है वो 1914 टू 1918 है। एक बेसिक चीज और मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटेन फ्रांस, ठीक है, और आपका ब्रिटेन फ्रांस एंड यूके, सॉरी ब्रिटेन फ्रांस एंड दूसरी कंट्रीज क्या थी, ब्रिटेन एक तरफ ये ग्रुप था, दूसरी तरफ था आपका जर्मनी, जापान, ठीक है, एक तरफ ये ग्रुप था और एक तरफ ब्रिटेन फ्रांस और रशिया ये ग्रुप था, ठीक है, ठीक है। रशिया उस टाइम पर रशिया नहीं था, यूएसएसआर था। तो एक तरफ हमारा ये ग्रुप था, एक तरफ हमारा ये ग्रुप था। इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट था। इंडिया जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, ठीक है, हम ब्रिटेन गवर्नमेंट के अधीन थे। तो हम डायरेक्टली तो इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट हमने नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, उससे लोगों के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आई थी। इसके बाद ऐसी सिचुएशन हुई इंडिया के अंदर, मन में फीलिंग आई कि नहीं, अब टाइम आ चुका है कि हमें रिवोल्ट करना है या फिर हमें आवाज उठानी है। ये वो फेज था। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या क्या चीजें हुई, उस चीज को डिस्कस करते हैं। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ उसके टाइम पर बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए, जैसे ऑटोमन एम्पायर, दूसरा आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ये एम्पायर जो थे आपके ये कोलैप्स होने स्टार्ट हो गए। ये बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही आपके कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो एक इनिशियल फेज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इंडिया के अंदर सिचुएशन कैसे हुई उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इंडिया के ऊपर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा और हमारे ऊपर जो है इनडायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी हमारे पास नेगेटिव फेज भी पड़ा। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटेन के अधीन थे, हम कॉलोनी थे, हमारा इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था।
ठीक है, डायरेक्टली हमारा इन्वॉल्व नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज स्टार्ट करी देश के अंदर, दैट इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए, हमारे देश के अंदर जो मेन फेज था, यानी जो मेन चीज थी जिससे जो आम लोग थे जिनका लाइवलीहुड चलता था, दैट इज एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, फीजेंट या फार्मर्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक चीज चेंज करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें अपनी सेना के अंदर जो है बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है। तो उन्होंने इंडिया के लोगों को जो खेती में इन्वॉल्व थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, उनको बोला कि आप एग्रीकल्चर चीजों को छोड़ दीजिए और डायरेक्टली हमारे साथ जो वॉर है उसमें इन्वॉल्वमेंट आप अपना कर दीजिए। आप खुद सोच सकते हैं कि एक फैमिली जिसका जो बेसिक लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से चलता है, अगर उसका उस फैमिली का जो मेन पर्सन है अगर वो वॉर के अंदर चला जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस फैमिली को जो है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन का कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो जो फोर्स रिक्रूटमेंट है ये फर्स्ट स्टेप है कि इंडिया के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज का पड़ा। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट अगर मैं कहूँ पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि 1918 टू 1919 ये जो फेज है 1918 वाला, इसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारी जो क्रॉप्स थी वो फेल हो चुकी थी। यानी क्रॉप्स जो उगा रखी थी किसानों ने वो बहुत ज्यादा फेल हो चुकी थी। ठीक है, ये एक पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट एक और हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। यानी ये एक तरह का फ्लू है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो आप खुद लोगों की उस टाइम की सिचुएशन देख सकते हैं। एक तो हम ब्रिटिश की कॉलोनी है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को हमारे देश के अंदर वो लोग जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, मान लीजिए अगर देश के अंदर 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे, उन पर्सन को एग्रीकल्चर की चीजों से छुड़वाकर उनको फोर्स या फिर वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया, उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उस चीज से हम उभरे भी नहीं थे कि हमारे देश के अंदर जो क्रॉप्स थी उनका फेलियर होना स्टार्ट होने लग गया, जो फसल हमने उगाई थी वो फेल होनी स्टार्ट हो गई। तीसरा, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी एक ये फ्लू है, ठीक है, एक बीमारी देश के अंदर आ गई। देश इतना ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था कि वो हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सके। तो ये तीन ऐसी कंडीशन थी जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट का आंसर दूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एक सेंसस की रिपोर्ट मैं आपको बताऊं 1921 की 1921 की रिपोर्ट अगर मैं बताऊं, सेंसस रिपोर्ट बताऊं कि कितने लोगों की डेथ हुई इन तीनों पॉइंट की वजह से, या फिर क्रॉप्स फेल होने की वजह से, या फिर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से, तो 12 से 13 मिलियन पीपल, 12 से 13 मिलियन, इतने लोगों की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, इतने लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये तो था एक फर्स्ट फेज ऑफ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ा। अब जब इतनी सारी चीजें हमारे देश के जो लोग थे वो फेस कर रहे थे, उसके बाद उन लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, नाउ टाइम हैज बीन कम, अब समय आ चुका है जब हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है। अब हम देखेंगे इस फेज के बाद में किस तरह से महात्मा गांधी जी की देश के अंदर एक्टिव होती है। ठीक है, जो सेकेंड फेज है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मन में सबके आता है, क्या भारत के अंदर ही जो है महात्मा गांधी जी ने पहली बार मूवमेंट स्टार्ट करे? तो गलत होगा। जब ये साउथ अफ्रीका गए थे पहली बार, तब उन्होंने वहां पर मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के अंदर भी वो एक मूवमेंट चलाते हैं। वो मूवमेंट किस लिए होता है? वो होता है रेशियस्ट डिजाइन, या फिर आप इसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जब डिफरेंस होता किया जाता है लोगों के मन में, लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड एक मूवमेंट चलाया था साउथ अफ्रीका के अंदर। मूवमेंट का जो मेन हथियार था वो क्या था? अ मास एजुकेशन, यानी आम लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, लोगों ने इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया और एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के अंदर ही महात्मा गांधी ने पहली बार कोई फर्स्ट मूवमेंट चलाया, ये गलत है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जब इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी वापस आते हैं, यानी इंडिया के अंदर वो वापस आ जाते हैं। जब इंडिया के अंदर वापस आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा हैरानी होती है वो सिचुएशन देख के कि इंडिया के अंदर लोगों के पास में इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है, लोगों जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इतना ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रखा है, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होता है कि इंडिया की सिचुएशन वो हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी कि लोग जो है अपनी जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जैसे ही वो लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उसके उनके सामने कुछ लोगों का ग्रुप बनता है। वो ग्रुप आता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से, ठीक है, जहाँ पर फ्रीजन के अगेंस्ट जो है किसी तरह का फ्रीजन के ऊपर जो है अत्याचार कर रहा होता है। तो भारत के अंदर महात्मा गांधी जी आते ही 3 मूवमेंट चलाते हैं, 1916, 17 और 18। तो 1916 में जो मूवमेंट चलता है दैट इज चंपारण। चंपारण कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे ये मूवमेंट चलता है। इस मूवमेंट की थीम क्या होती है? इंडिगो कल्टीवेशन, यानी जो फार्मर्स होते हैं उनसे फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करवाई जाती है, ठीक है। इसको 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं। मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, तो इसका जो 1/3 पार्ट है उस पर जबरदस्ती जो है इंडिगो उगवाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, अगर आप दूसरे साल या उसके बाद में जो है इस फसल के ऊपर दूसरी क्रॉप्स आप उगाना चाहोगे तो वो जो क्रॉप्स है वो टोटली फेल हो जाएगी। यानी इंडिगो कल्टीवेट करने के बाद में जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो एकदम कम हो जाती है। तो जो किसान है, जो फीजेंट है, वो दोबारा से उसके ऊपर जो है फसल नहीं उगा पाता। ये था एक इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये था सबसे बड़ा फर्स्ट मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो हुआ। नेक्स्ट जो मूवमेंट था, ठीक है, आप देखिए इस मूवमेंट में क्या था। 1916 में एक बात और बताना चाहूंगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती जो है फ्रीजन से ये खेती करवाती थी, ठीक है, और उनके ऊपर टैक्स भी इम्पोज हो रखे थे, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज से। वैसे इंडिगो कल्टीवेशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू अगर हम डिमांड करें सीबीएसई की और आपके सिलेबस की डिमांड करें तो हमें सिर्फ इन मूवमेंट्स का एक मिनिएचर तैयार करना है। यानी हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि 1916 में भी एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने इसको सिर्फ कंसाइज फॉर्म में ही डिस्कस किया। 1917 में एक मूवमेंट होता है, ठीक है, ये मूवमेंट होता है आपका गुजरात के अंदर, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये गुजरात के अंदर मूवमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रॉप्स फेल हो जाती हैं यहाँ पर। देखिए किसान की जो फसल होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। फेल होने की वजह से उसको मुनाफा नहीं होता और वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया होता है वो उस टैक्स को समय पर फुलफिल नहीं कर पाता, यानी उनको पे नहीं कर पाता। तो जो लोग होते हैं, जो फीजेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो अपनी शिकायत महात्मा गांधी जी के पास भी लेके आते हैं। महात्मा गांधी जी एक मूवमेंट चलाते हैं और इस मूवमेंट के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो भी फाइन उनके ऊपर इम्पोज करा होता है वो उसको माफ कर देती है। ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहता है। जैसे चंपारण मूवमेंट सक्सेसफुल रहा है, उसी तरह से जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो मूवमेंट चलता है क्रॉप से फेल होने के बाद में, ये भी मूवमेंट आपका सक्सेसफुल चलता है, ठीक है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है दैट इज 1918, ये स्टार्ट हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट कह सकते हैं इसको। ये जो मूवमेंट था इसका एक सबसे बड़ा मोटिव ये था कि इसके अंदर काम करने वाले जो भी वर्कर्स थे उनको टाइम पर जो है वेजेस नहीं मिल रही थी, ठीक है, टाइम पर जो है सैलरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, और जो उनकी जो सिचुएशन थी वहां पर काम करने की वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये मूवमेंट भी आपका सक्सेसफुल रहता है। तो भारत के अंदर हम महात्मा गांधी जी आते ही 1960, 1970, 1980 ये 3 मूवमेंट चलाए थे। इन 3 मूवमेंट को हम बहुत ज्यादा ब्रीफ में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये डिमांड है हमें सिर्फ इनको कंसाइज फॉर्म में पढ़ना है और हमें सिर्फ एक मिनिएचर जानना है कि इंडिया में आते 3 सक्सेसफुल मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट जब ये तीनों मूवमेंट महात्मा गांधी जी के सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि जब मैं पूरे देश को एक साथ लेकर जो है आंदोलन चला सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो घबरा जाती है कि एक पर्सन
बाहर से आता है, हालांकि वो इंडिया का ही है, ठीक है। एक पर्सन बाहर से आता है, वो 3 मूवमेंट चलाता है और वो तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल होते हैं, तो उनके मन में एक डर हो जाता है, अगर इसी तरह से ये मूवमेंट चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा, या हमें जो हमारी हुकूमत है जिसका सपना उन्होंने देखा था कि वो भारत के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ये पूरी इंडिया के ऊपर रूल करेंगे, वो सपना उनको टूटता हुआ नजर आता है। इसलिए वो गुस्से में आकर एक नया एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम होता है रोअल एक्ट, ठीक है। तो जो रोअल एक्ट था उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, जो सबसे बड़ा धक्का ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है, वो लगता है कि जो लोग हैं वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो ये चीज है, जिस चीज से ओरिजिनेट हुआ है, जिस वजह से महात्मा गांधी इतने फेमस हुए, हम उस ओरिजिनेशन वाली चीज को ही हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक तीसरा जो पॉइंट है दैट इज रोअल एक्ट, महात्मा गांधी जी की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा इम्पोज किया जाता है। रोअल एक्ट का मतलब क्या होता है, यानी पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हमने किसी भी पर्सन को ग्रुप में देख लिया, 5 से 6 पर्सन को ग्रुप में देख लिया, तो हम उसको मूवमेंट करते हुए या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए, तो हम उसको जो है जेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये इस मूवमेंट का जो है, ये इस रियल का, इस एक्ट का जो है एक मेन होता है, ठीक है। पावर टू एनी पर्सन, यानी एनी पर्सन का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो 10 से 15 मेंबर का ग्रुप बनाकर, ठीक है, उस मूवमेंट कर रहा है, कोई भी आंदोलन कर रहा है, उस ऐसे पर्सन को हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको जेल के अंदर डाल देगी, और जेल के अंदर डालने के बाद में हम उसको रिलीज करने की परमिशन भी नहीं देंगे, उसको हम रिलीज नहीं करेंगे। ये होता है रोअल एक्ट, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इस रोअल एक्ट को इम्पोज करती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं, यानी जो क्रांतिकारी लीडर होते हैं, उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, अगर हमारे क्रांति लीडर उस टाइम पर चुपचाप बैठ जाते इस डर की वजह से कि हमको गिरफ्तार किया जाएगा, तो हम ना तो कभी फ्यूचर में कोई मूवमेंट चला पाते, और जो आज हम इंडिया आजाद है वो कभी नहीं हो पाता। तो जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर होते हैं वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठते, वो एकदम से जो कुछ मूवमेंट्स होता है उनको स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से 2 रेवोल्यूशनरी लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 रेवोल्यूशनरी लीडर का नाम आपको बताना चाहूंगी जिनको अरेस्ट किया जाता है। एक उनका नाम होता है, एक का नाम होता है सत्यपाल और दूसरे का नाम होता है सैफुद्दीन, ठीक है। तो रोअल एक्ट के नियम को तोड़ने की वजह से 2 पर्सन जो होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक का नाम होता है सैफुद्दीन। इन दोनों पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिया होता है, ठीक है। तो जब इन पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो जो लोग होते हैं उनके मन में गुस्सा हो जाता है, ठीक है, लोगों के मन में जो है आक्रोश आ जाता है कि नहीं, आपने कैसे इनको अरेस्ट कर लिया, और एक आम लोगों की डिमांड होती है कि नहीं, ये जो दोनों पर्सन है इनको आप जो है रिलीज कीजिए, ठीक है। यही रिलीज की जो भावना होती है, आगे जाके एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है इंडिया के अंदर जिसको हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया लॉ इम्पोज करती है इंडिया के अंदर जिसको कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इम्पोज करने का मतलब होता है कि जितने भी देश के अंदर कानून व्यवस्था होती है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराने की जो जिम्मेदारी होती है, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से लेकर किसी भी जनरल कमांडर जो होता है आर्मी का, उसके हाथ में दी जाती है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ इम्पोज करना। इस मार्शल लॉ को इम्पोज करने के बाद में इंडिया के हर पार्ट के लोगों को, यानी हर देश के हर कंट्री के मेंबर को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद में जो आर्मी की जो कमांड होती है वो किस पर्सन के हाथ में दी जाती है, उनका नाम होता है जनरल डायर, ठीक है। इनके हाथ में दी जाती है ये पावर जनरल डायर के हाथ में, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट कि इंडिया के अंदर किस तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कौन से मूवमेंट्स इंडिया के अंदर चलाई, ठीक है। रोअल एक्ट क्या था, जनरल डायर को जो है पावर दी जाती है मार्शल लॉ इम्पोज करने की। इससे आगे भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारी बातें हम जो है, जो सारी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।